कैसे हैं बेटा आप लोग। तो मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पॉसिबल आ सकते हैं नीट में वो आपको दे रहा हूँ। अच्छा, आपको कैसे करना है इसको देख लेना है, या आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, उसको सॉल्व करना है। जिसका सोल्यूशन आपसे ना बने वो आप देख लो जैसे आपको समझ में आए। और इसी चैनल पर 3 मई को हम लोग 5:30 बजे नीट का पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, आंसर की वगैरह आप मैच कर सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन है कोई डाउट है आप वहां देख सकते हैं। ठीक है बेटा, 3 मई को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो थे वो मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा मियोसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नंबर ऑफ मियोसिस पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या गया है कि मेरे पास मियोसिस बतानी है 100 पोलन और 100 एग के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक मियोसिस से कितने गैमेट बन सकते हैं, 4 पोलन बनते हैं। यस, और आपको पता है कि एक मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, पर उसमें से एग एक ही बनता है क्योंकि एक ही फंक्शनल होता है ना। एक एग बनता है क्योंकि एक फंक्शनल होता है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास अगर मुझे 100 पॉलन बनाने हैं तो मेरे पास मियोसिस कितनी हो जाएगी, 100/4 कितनी होगी, 25। और यहां पर एक मियोसिस से एक एग बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहां पे 100 मियोसिस चाहिए। क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉलन के लिए आ जाएगा 100 और एग के लिए आ जाएगा 25। यहां तक समझ में आ रहा है, ये पहला इसका ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। 100 चाहिए पॉलन के लिए, सॉरी उल्टा हो गया, 25 चाहिए किसके लिए, पॉलन के लिए, है ना। और एग के लिए कितनी चाहिए, 100 चाहिए। क्लियर है, ध्यान से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है, कोई डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है ना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। इसमें 30 क्रोमोसोम दे रखे हैं। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम सेल में अलग अलग फेज में G1 और G2 में क्या होंगे। तो क्या G1 में क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, नहीं। तो यहां भी 30 आएगा और यहां भी क्या आ जाएगा, 30 आएगा। सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, ये 2C से क्या हो जाता है, 4C। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। यस, सेम सेल में G1 और इसमें कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, द वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं। मान लो कोई वेजिटेटिव सेल है पॉलन का, तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें मेरे पास ये जनरेटिव सेल होता है, ये वेजिटेटिव सेल है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं 12, इसका मतलब ये हैप्लॉइड होता है, 12 दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल का मतलब होता है 2n, इसका मतलब अगर मेरे पास ये 12 है तो ये 24 हो गए। ठीक है, G1 और G2 में बताना है। तो फिर वो सेल साइकिल की बात आ गई कि भाई G1 में अगर मेरे पास 24 है तो G2 में भी कितने आएंगे, 24 आ जाएंगे। यस और नो। और ये मैंने 24 कैसे निकाला, क्योंकि वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। यस, तो हैप्लॉइड होने की वजह से ये मुझे पता होना चाहिए, उसके सोमैटिक सेल में डिप्लॉयड होगा, तो आंसर मेरे पास ये आ जाएगा थर्ड। आगे आ जाते हैं, नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने दे रखे हैं, 34। अब ये ध्यान रखिए बेटा, बाइवेलेंट का नंबर टेट्राड के नंबर के बराबर होता है, और बाइवेलेंट कहां दिखते हैं, जाइगोटीन में। क्लियर है। तो एक पेयर को क्या बोलते हैं, एक बाइवेलेंट बोलते हैं, और वही मेरे पास क्या होता है, एक टेट्राड होता है। यस और नो। ठीक है, तो मेरे पास 34 बाइवेलेंट दे रखे हैं। यस, 34 बाइवेलेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 और G2 में पूछ रहा है। इसका मतलब 34 का मतलब 2n = 68 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि एक पेयर को एक बाइवेलेंट कहते हैं, तो 68 क्रोमोसोम होंगे। और अगर मैं G1 और G2 की बात करूं तो G1 में मेरे पास कितने आ जाएंगे, 68 आ जाएंगे, और G2 में भी कितने आ जाएंगे, 68 आ जाएंगे। तब जाकर मुझे यहां पर बाइवेलेंट दिखेगा मियोसिस 1 में। ये कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ डीएनए दे रखा है 12 पिकोग्राम। मान लो एक अमाउंट दे रखा है 12 पिकोग्राम दे रखा है। ठीक है, किसमें, डिप्लॉयड सेल में, G1 में। एक डिप्लॉयड सेल है जो G1 में, जिसमें 2C होता है, वो 2C बराबर में 12 पिकोग्राम दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ, क्या बोला गया, डिप्लॉयड सेल इन G1। अच्छा एक मिनट रुकिए, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज 12 पिकोग्राम इन डिप्लॉयड सेल इन G1। देन अमाउंट ऑफ डीएनए इन गैमेट, मेरी बात सुने, 2C इतना है तो C कितना होगा, 12 पिकोग्राम का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 पिकोग्राम। ये किसमें होगा, गैमेट में। ये किसमें होगा, गैमेट में हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आता है, G2। तो G2 में कितना हो जाएगा, 4C होता है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 पिकोग्राम। तो मेरे पास 6 और 24 आंसर आएगा।
6 और 24 मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो समझ में आया, मैंने क्या क्या 2C बोला है 12 पिकोग्राम के बराबर है, यहां कितना होगा 4C होगा, और गैमेट में कितना होता है, गैमेट में C होता है, याद रखोगे गैमेट में क्या होता है, C होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या है बेटा, प्लांट किंगडम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको प्लॉइडी के अराउंड पता होना चाहिए कि प्लॉइडी है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। देखो प्लांट किंगडम में आर्किगोनियम गैमेटोफाइट पे बनता है, इसलिए ये हैप्लॉइड होगा। एंथ्रीडियम हमारे पास क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। फुट, सीटा, कैप्सूल, ये सारे कैसे होंगे, डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए स्पोरेंजिया, इसमें मियोसिस होती है, डिप्लॉइड है। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होगा। राइजोइड्स गैमेटोफाइट पे बनते हैं, हैप्लॉइड होंगे। अब जामा जो होता है वो हैप्लॉइड होता है क्योंकि गैमेटोफाइट पर बनता है। लॉजिक क्या है, जो चीज गैमेटोफाइट पर माइटोसिस से बनेगी हैप्लॉइड होगी, बाकी डिप्लॉइड होगी। मैक्रोफिल डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफिल डिप्लॉइड होगा क्योंकि ये स्पोरोफाइट पे बन रहे हैं। जूस्पोर हैप्लॉइड होगा, माइटोसिस से बनता है, हैप्लॉइड की। फ्रॉन जो है वो एल्गी में है, और एल्गी का मोस्टली थैलस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एंथ्रोजॉइड गैमेट है, हैप्लॉइड होगा। कौन कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ऐसे ही मेरे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कंफ्यूजन होती है। एस्कोस्पोर मियोसिस से बना है, हैप्लॉइड। एस्कोकार्प एक डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी है। बेसिडियम N+N होता है, यस, और बाद में वो 2N हो जाता है, यस। बेसिडियोकार्प कैसा होगा बेटा, 2N हो, मतलब N+N होता है क्योंकि उस पे बेसिडियम बनता है। कोनिडिया कैसा होगा, N होगा। कोनिडियोफोर N होगा। जाइगोस्पोर फाइकोमाइस्टीज में डिप्लॉइड होता है, जाइगोट से बनता है। एस्कस क्या है, फ्रूटिंग बॉडी पे बनता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। एटीपी पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो C3 साइकिल में एक ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए, एक CO2 के लिए कितने चाहिए होते हैं बेटा, मेरे पास 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, यस और नो, C3 साइकिल में। तो ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए, यस और नो, ठीक है। ऐसे ही C4 साइकिल में कितने चाहिए होते हैं, 5 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए एक CO2 के लिए, है ना, ये किसके लिए, एक CO2 के लिए। तो मेरे पास इतने कितने आ जाएंगे, 30 ATP आ गई, और मेरे पास कितने आ गए बेटा, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसको, 12 NADPH आ गए। ये चीज आ गई किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। एक पाइरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखो, एक पाइरुवेट से होता है लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। लिंक रिएक्शन में 3 ATP बनते हैं, एक NADPH, और 12 ATP बनते हैं क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में 12, तो टोटल मेरे पास 15 ATP हो गए एक पाइरुवेट से, यस, एक पाइरुवेट से। 1 एसिटाइल को एक क्रैब साइकिल में कितने ATP बनाता है, 12 ATP। कैसे, 3 NADH आपका हो गया, एक FADH2 हो गया, 2 ATP, और एक मेरे पास डायरेक्ट ATP है, यस और नो, ये 2 हो गए, ये 9 हो गए, ठीक है। एक ग्लूकोज क्रैब साइकिल में देखो, एक ग्लूकोज से मेरे पास 2 क्रैब साइकिल चलेंगी, एक ग्लूकोज बराबर में 2 क्रैब साइकिल चलेंगी। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 2 को किससे, 12 से, तो कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। एक ग्लूकोज एरोबिक रिएक्शन में लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल, देखो एक ग्लूकोज से मेरे पास, एक ग्लूकोज से लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलेगा, क्रैब साइकिल भी 2 बार, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक लिंक रिएक्शन में 3 ATP, तो यहां पर आ गए 6 और यहां पर आ गए 24, प्लस करके 30 आ गया। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनेंगे, कितने बनेंगे, 2। अब आपको पता है कि एक पाइरुवेट से यहां 15 ATP लिखा है, तो 2 पाइरुवेट से कितने हो गए, 30 हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव नंबर ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 पॉलन इन 3 सेल स्टेज। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर मेरे पास एक ये पॉलन मदर सेल है, एक पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यस, और हर एक माइक्रोस्पोर की 2 माइटोसिस होती है, तब मेरे पास 3 सेल स्टेज बनता है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मियोसिस कितनी हो गई, एक पॉलन के लिए मियोसिस हो गई N/4, और माइटोसिस कितनी हो गई, 2N हो गई। माइटोसिस कितनी हो गई, 2N। मुझे कितने पॉलन बनाने हैं, 200। तो 200 मतलब देखो आप समझो, एक पॉलन बनाने के लिए एक मियोसिस से 4 पॉलन बन सकते हैं, तो एक पॉलन के लिए N/4 हो गई ना, तो N/4 हो गई, तो मुझे 200 बनाने हैं, तो 200 के लिए 50 तो मियोसिस हो गई, ठीक है। अब माइटोसिस कितनी होगी, हर एक पॉलन बनाने के लिए 2 माइटोसिस है, तो मेरे पास 400 माइटोसिस होंगी, क्लियर है। 2 बार डिवाइड करते हैं ना, एक बार डिवाइड करके बनाते हैं वेजिटेटिव जनरेटिव सेल,
फिर जनरेटिव सेल की माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 सेल स्टेज लिख रहा हूं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 50 और 400। ठीक है, आगे चलते हैं। गिव मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 400 सीड। मेरी बात समझो, एक सीड में मेरे पास एक पॉलन होता है और एक एग होता है, ये दोनों मिलते हैं। पॉलन बनाने के लिए n/4 मियोसिस लगती है और एग बनाने के लिए कितनी लगती है, n मियोसिस लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल सीड कितने बनाने हैं, 400 सीड बनाने हैं, 400 सीड बनाने हैं। इसका मतलब 400 सीड बनाने के लिए आपको 400 पॉलन चाहिए प्लस 400 क्या चाहिए, एग चाहिए। तो यहां पर तो हो गई 400 मियोसिस, और 400 पॉलन के लिए मुझे कितनी मियोसिस चाहिए, 100 मियोसिस चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? 400 के लिए तो टोटल मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 500 मियोसिस आ गई। टोटल मेरे पास कितनी आ गई, 500 मियोसिस आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? टोटल मेरे पास 500 मियोसिस आ गई। टोटल मेरे पास कितनी आ गई, 500 मियोसिस आ गई। आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, इफ अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट इज क्रॉस विद हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट। टेट्राप्लॉइड, देखो नॉर्मली आपके पास अगर आप डिप्लॉइड प्लांट को क्रॉस कराते हो, डिप्लॉइड देखो ये मेल है और ये मेरे पास फीमेल है, तो आपको पता है कि 3n तो आता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्लस मेरे पास जाइगोट क्या आता है, 2n आता है। ये चीज आपने पढ़ी हुई है, जाइगोट कॉटिलिडन वगैरह बनाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 4n मेल प्लांट है, उसको क्रॉस करा रहे हैं फीमेल प्लांट जो 6n है ना, 6n फीमेल प्लांट है। अब इसका गैमेट बताओ क्या होगा, इसका गैमेट बनेगा 2n, यस, और इसका गैमेट क्या बनेगा, इसका गैमेट बनेगा 3n, इसका गैमेट क्या बनेगा, 3n। तो जाइगोट क्या आ जाएगा, जाइगोट आएगा 5n। जाइगोट कैसा आएगा, 5n। जाइगोट से ही क्या बनता है, कॉटलिडन बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो वो भी 5n आ जाएगा, यस। अब जरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के लिए क्या चाहिए, 3n प्लस 3n और 2n, ये दोनों ऐड होके क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8n हो गया। तो यही मेरे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा, यही एलिरॉन लेयर होगी, यस। तो जरा देखते हैं, तो जाइगोट कैसा आएगा सर, 5n आएगा, अभी बताया। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, 3n, देखो दो फीमेल गैमेट चाहिए होते हैं, दो फीमेल गैमेट n+n वाले पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो ये पोलर न्यूक्लियाई मुझे चाहिए यहां पर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म कैसा आ जाएगा सर जी, 8n आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, 8n आ जाएगा। कॉटलिडन कैसा आएगा बताओ, कॉटलिडन सोचो ध्यान से। कॉटलिडन बेटा जो नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे आपको। कॉटलिडन बेटा, जाइगोट को देखो फटाफट से, जाइगोट 5n है ना, तो जो जाइगोट की प्लॉइडी होती है उसी से कॉटलिडन बनता है। अच्छा, सीड कोड फीमेल प्लांट को बिलोंग करता है, जो फीमेल प्लांट है ना, सीड कोड उसको बिलोंग करता है, इंटेग्यूमेंट से आता है, 6n आएगा। एलिरॉन लेयर इसके जैसी होती है, एंडोस्पर्म जैसी, तो कैसी आएगी, 8n आएगी। क्लियर है, आगे आ जाओ। इफ अ प्लांट हैव जीन कैपिटल T स्मॉल t, किसी प्लांट पर जीन जो है कैपिटल T स्मॉल t है, यस और नो। अब आपको अगर याद हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, तो कोई भी पॉलन जिसके पास कैपिटल T स्मॉल t हो, ये इस पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि क्या बोल रहा है कि कौन सा रिजेक्ट नहीं होगा, बताओ। इन तीनों में क्या पॉलन टी और स्मॉल टी ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसे वाले पॉलन बनेंगे ना, टी बनेगा या स्मॉल टी बनेगा, तो ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ये रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जेनेटिकली अलग है, ये रिजेक्ट नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4th। याद करो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म है, तो अलग जीन वाला रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। अब प्लांट विद एक्सियल फ्लावर, देखो एक प्लांट है जिसके पास एक्सियल फ्लावर है, सही है, इज क्रॉस्ड विद डैश टू फाइंड जीनोटाइप। अब मुझे नहीं पता ये एक्सियल फ्लावर वाला ये है कि ये है, मैं इसको किससे क्रॉस कराऊं, रिसेसिव से। रिसेसिव वाला कौन सा होगा, टर्मिनल फ्लावर होगा। तो अगर मैं टर्मिनल फ्लावर वाले से इसको क्रॉस कराऊंगा, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, टेस्ट क्रॉस बोल रहा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा इसका जीनोटाइप क्या आएगा। क्लियर है, इसका जीनोटाइप क्या आएगा मुझे टेस्ट क्रॉस से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, पिंक फ्लावर ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का पिंक फ्लावर है, उसको क्रॉस करा है रेड फ्लावर से। तो पिंक फ्लावर का क्या आएगा, तो जीनोटाइप RR, उसको रेड से क्रॉस करा रहे हैं।
और मिलाबलिस दे रखा है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। इससे पता चलेगा, देखो आपको जो है ना कलर से नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा उससे, क्या नाम है, एग्जाम्पल से। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है ये, यस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। करते हैं इसको। तो मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं, तो मुझे बताओ इसके क्रॉस में तो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। इसका मतलब इसमें 100% रेड आ रहे हैं, है ना, 100% क्या आ रहे हैं, रेड आ रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, मोर रेड मोर पिंक, रेड और पिंक इक्वल आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है ना। मोर पिंक देन रेड, मोर रेड देन पिंक, पिंक फ्लावर ओनली। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये क्या आ रहा है, इक्वल नंबर में आ रहा है। ये क्या आ गया, पिंक आ गया, और ये आ गया रेड, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों बराबर नंबर में। तो रेड और पिंक क्या है, ये है। अच्छा आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सोचना मेरी बात को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा है, मतलब क्रॉस है जिसमें टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का रिजल्ट सेम आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर मैंने ये डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा दिया तो भी 1:1 आ रहा है। अगर मैं रिसेसिव से कराऊंगा तो भी वही आएगा। मतलब मान लो रिसेसिव का मतलब स्मॉल और स्मॉल से करा दूंगा तो पिंक और 50% पिंक और 50% व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, टॉल राउंड प्लांट व्हेन क्रॉस विद ड्वार्फ रिंकल। तो मैंने क्या किया है, टॉल राउंड को क्रॉस करा दिया है किससे, ड्वार्फ रिंकल से। टॉल राउंड को किससे क्रॉस करा दिया, ड्वार्फ रिंकल से क्रॉस करा दिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जितने भी प्लांट आए हैं वो टॉल आए हैं, और जिसके साथ मेरे पास राउंड भी आया है, और टॉल के साथ मेरे पास क्या आया, रिंकल्ड भी आया। अब इस बात का क्या मतलब है, सबसे पहले तो समझो, यहां पर मेरे पास स्मॉल टी स्मॉल आर है, ठीक है सर। अब यहां पर अगर ये कैप होमोजाइगस होता तो मेरे पास राउंड और रिंकल्ड नहीं आता, लेकिन ये टॉल वाले पर तो होमोजाइगस है, इस वाले पर हेट्रोजाइगस है, इस वजह से मेरे पास राउंड और रिंकल्ड आया है। तो ये टेस्ट क्रॉस। तो आपको अगर जीनोटाइप पूछा जाए तो क्या जीनोटाइप आएगा इसका बताओ, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कैसे निकाला, क्योंकि राउंड और रिंकल्ड दोनों आ रहा है, आप देख लो ध्यान से, ठीक है। तो जीनोटाइप पूछा है पेरेंटल का। अब देखो, अब प्लांट जो है मेरे पास ये दे रखा राउंड येलो, एक प्लांट दे रखा राउंड येलो, ठीक है, क्लियर है। वो कितने टाइप के, अच्छा दोनों लोकस पे हेट्रोजाइगस है, प्रोड्यूस डैश नंबर ऑफ पॉलन। टोटल मुझे 5000 पॉलन दिए हुए हैं, उसमें से पूछा गया है नंबर ऑफ पॉलन विद वाई एलील, कितने पॉलन ऐसे होंगे जिसमें ये वाई एलील होगी। अब सबसे पहले एक बात समझ लो ध्यान से, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो अगर आप देखेंगे 50%, ध्यान सुनेंगे, इसकी वजह से 50% पॉलन ऐसे होंगे, 50% आप समझो, 50% पॉलन जो होंगे, 50% पॉलन जो होगा 50%, उसमें मेरे पास कैपिटल वाई होगा और 50% में होगा स्मॉल वाई, ठीक है। अच्छा अगर कोई आपसे आर और वाई पूछता तो 50% में आर होता और ये, तो 1/2 इंटू 1/2, 50% इंटू 50%, तो ये हो जाता कितना बेटा, ये हो जाता 1/4 विच इज 25%। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो जब इन दोनों को साथ पूछता, लेकिन इसको पूछा है, तो इसका 50% कितना आएगा, 2500 आ जाएगा, क्लियर है बेटा, यस। अब आ जाओ, दो लिंक जीन दे रखिए टी एंड आर, मेरी बात सुनेंगे, दो लिंक जीन दे रखिए टी और आर, है ना। टी और आर जो है एक लिंक जीन है, टी और आर क्या है, लिंक जीन है, और वो 13% रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट जिसे हम नॉन पेरेंटल कहते हैं वो 13% है। तो पेरेंटल क्या होंगे, पेरेंटल क्या होता है बेटा, 100 माइनस रिकॉम्बिनेंट होता है। तो 100 में से 13% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ 67% क्या आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे। 60, बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके काम के हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे। मैं इससे 3 गुना मुश्किल क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं करा रहा क्योंकि एग्जाम क्लोज है, आपको नहीं करने चाहिए वो क्वेश्चन, यस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन क्रोमोसोम टोटल 4 लिंक जीन है। मेरे पास एक क्रोमोसोम है, उस पे टोटल 4 लिंक जीन है, ए और बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 42%, फिर बी और सी का दे रखा है कितना, 3%, फिर ए और सी का दे रखा है 45%, फिर मेरे पास सी और डी का दे रखा है कितना, 10%। अब आपसे इसने क्या बोला है कि इनका सीक्वेंस बताना। तो सबसे पहले आप ऐसे क्रोमोसोम बना लिया करो, इनमें सबसे ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ये है, तो सबसे पहले सबसे बड़े डिस्टेंस को बनाया करो, ए सी को बना दिया। अब ए सी के अलावा ए से बी कितना है, ए से बी है 42, तो ये हो गया 45, तो यहां पर आ गया मैं बी पर 42 आ गया। तो क्या मेरे पास बी से सी
3% दे रखा है, हाँ 3%, तो ये यहां आ गया, ये 3% यहां आ गया। अब मेरे को क्या दे रखा है, सी से डी दे रखा है, सी से डी दे रखा है, सी से डी यहां दे रखा है 10%। अब ये डी इधर भी आ सकता है 10, लेकिन अगर मैं सी से डी यहां पे 10% लिख दूंगा, यहां 10 लिख दूंगा, तो ए से डी 55 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर से इधर जाता हूं, सी से डी लिखता हूं यहां पर, सी से डी में यहां लिखता हूं, तो ये मेरे पास 10 हो गया। तो क्या बी से डी 7% है, चेक करो, बी से डी ये रहा, बी से डी देखो कितना दे रखा है, 7% दे रखा है। इससे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्या आ जाएगा, ए डी बी सी। देखो डी में सी से इधर भी बना सकता था, इधर भी बना, जब मैं इधर बना रहा हूं तो ये 7% आ रहा बी से डी, इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ए डी बी सी ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले बनाओ। आगे आ जाओ। अब क्या दे रखा है बेटा, ब्लड ग्रुप दे रखा है दो चाइल्ड का, दो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दे रखा है, एक का है ए बी और एक का है ओ। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट में एक पेरेंट का ये होगा और दूसरे पेरेंट का ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? जब तक ऐसा दोनों का ब्लड पेरेंट का नहीं होगा तब तक मेरे पास ए बी नहीं आ सकता, इससे ए बी आ जाएगा और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास और इनके जीनोटाइप नहीं हो सकते। अब ये कह रहा है कि थर्ड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अब जरा इनकी पॉसिबिलिटीज बनाओ, क्या आएगा। एक तो ए बी आ गया, ठीक है, फिर आएगा ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप कैसे आएगा, आई ए के साथ क्या आ गया, स्मॉल आई। ऐसे आई बी के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल आई। अब ये कह रहा है कि दो बच्चों का ये आ चुका है, ए आने के कितने परसेंट चांस है। हमेशा देखो, हमेशा सुनो। अब मुझे बताओ इन चारों में से ए आने के कितने परसेंट चांस है, 1/4। ए आने का 1/4% चांस है। आपको समझ में आ रहा है, ए आने का 1/4% चांस है, 1/4% चांस है ए आने का। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या दो बच्चे होने के बाद भी 1/4, 100 पर वही आएगा ना, 1/4 ही तो आएगा भाई। एक बार मान लो लड़का पैदा हो गया, अगली बार लड़की आने के चांस 50% है, फिर अगली बार आने के चांस 50% है। ऐसा थोड़ी होता है परसेंटेज बढ़, चांस तो बढ़ते ही नहीं है ना बेटा। तो 1/4 है, 1/4 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 25%। तो अब ये कह रहे हैं कि दो बच्चों का ब्लड ग्रुप ये है, इससे मैंने पेरेंट का ब्लड ग्रुप प्रिडिक्ट कर लिया। अब उसमें ए आने के चांसेस ये हैं, तो ए ब्लड ग्रुप 1/4 25% आएगा। आगे आ जाओ। अब कलर ब्लाइंड, अब देखो कुछ क्वेश्चन ये वाले आते हैं कलर में, मैंने वो सारे टाइप ले लिए जो आ सकते हैं। कलर ब्लाइंड मैन मैरिज जो है टू कैरियर फीमेल। कलर ब्लाइंड मैन का मतलब होता है XCY, उसकी शादी हुई है कैरियर फीमेल से। अब क्या पूछ रहा है, डॉटर में कलर ब्लाइंड के क्या चांस है। देखो XC ये डॉटर आ गई, फिर मेरे पास XCX एक ये आ गया, एक आ गया XCY और एक आ गया XY। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के कितने परसेंट चांस हैं, तो आप इस डॉटर में से ही देखोगे, ये डॉटर कलर ब्लाइंड है, तो 50% चांस है कि डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस हो, 50% चांस है। जब आपसे बोला जाए प्रोजेनी तो चारों में से देखना है, और अगर डॉटर बोला जाए तो कितने में से देखना है आपने, दो, मतलब जो डॉटर है उनमें से देखना है। तो डॉटर में से मेरे पास ये दोनों डॉटर हैं, इनमें से 50% चांस क्या है कलर ब्लाइंड होने के। आगे आ जाओ। अ कैरियर फीमेल मैरिज टू नॉर्मल मेल। कैरियर फीमेल का मतलब है XC और X, और इसकी नॉर्मल मेल से मैरिज हुई है, ठीक है। अब जरा क्रॉस बना लेते हैं, पहले XC, फिर XCY आ गया, फिर XX आ गया और XY आ गया। अब क्या बोल रहा है सुनो, परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी टू बी कलर ब्लाइंड। परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी, अब मेरे को बताओ इनमें से ये कलर ब्लाइंड है, नहीं ये कैरियर है, सिर्फ ये कलर ब्लाइंड है, बाकी के तीन क्या है, नॉर्मल है। तो मेरे पास 25% कलर ब्लाइंड आ रहा है। यस 25% कलर ब्लाइंड आ रहा है। और अगर ये पूछ रहा है सन, सन का मतलब है आउट ऑफ 2 लेना पड़ेगा। आउट ऑफ क्या लेना पड़ेगा, 2। अब इन दोनों बेटों में से देखो, एक ये सन है, एक ये सन है, तो 50% सन कलर ब्लाइंड आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे किसमें से देखना पड़ेगा, 2 में से, इसमें और इसमें से देखा तो 50%। और जब यहां पर इसने क्या लिखा है, प्रोजेनी लिखा है, प्रोजेनी मतलब चारों बच्चे में से देखेंगे। यहां तक समझ में आ रहा? आगे आ जाओ। अब आ जाओ पेडिग्री के क्वेश्चन। पेडिग्री के क्वेश्चन में देखो क्या लॉजिक यूज करना है, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये समझना है कि मेल से मेल में जा रहा है, फिर मेल में जा रहा है, ये वाई लिंक्ड है, ऐसे देखोगे आप। सेक्स लिंक देखने का तरीका क्या है, अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है तो उसके सारे मेल चाइल्ड में अफेक्टेड होगा, क्लियर है।
और अगर मुझे फीमेल अफेक्टेड लानी है तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए, अगर मुझे फीमेल अफेक्टेड लानी है तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्स लिंक, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया। अब जैसे मान लो ये पेडिग्री मैंने देखा, अब यहां पर मुझे चेक करना ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए हमेशा याद रखो, अगर कोई अफेक्टेड आएगा, अगर कोई अफेक्टेड आएगा, दोनों में से एक अफेक्टेड होना जरूरी है, तभी वो ऑटोजोमल डोमिनेंट आ सकता है, इसीलिए ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अफेक्टेड पेरेंट में से कोई एक अफेक्टेड होगा तभी बच्चा अफेक्टेड आएगा ऑटोजोमल डोमिनेंट में। अब जैसे ये वाला है, इसमें देखो ये अफेक्टेड है तो ये पेरेंट अफेक्टेड है, क्लियर है, ये देख रहे हो। अगर मुझे मान लो ये नॉर्मल है, चलो ये पेरेंट अफेक्टेड आ गया, क्लियर है। ये देखो ये अफेक्टेड है इसमें, तो मैं इसको ऑटोजोमल डोमिनेंट बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, ऑटोजोमल डोमिनेंट में ये नहीं हो सकता कि ये दोनों नॉर्मल है, ये अफेक्टेड आ गए, और ऑटोजोमल रिसेसिव में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अफेक्टेड आ गए फिर नॉर्मल बच्चा आएगा। तो ये 4 पॉइंट पे आप पेडिग्री सॉल्व करना, पेडिग्री सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनो, एक्स लिंक के लिए 2 पॉइंट बता दिए, वाई लिंक के लिए 1 पॉइंट बता दिया। ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसे पहचानोगे, अफेक्टेड बच्चा तभी आएगा जब कम से कम उसका एक पेरेंट अफेक्टेड होगा, इससे आप पहचान लोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या कह रहा है बेटा, 30% गुआनिन है। देखो ये मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है, 30% गुआनिन दे रखा है जी, और टोटल बेस पेयर कितने दे रखे हैं, 200 बेस पेयर दे रखे हैं। अब इसमें से पूछा हुआ है 200 बेस पेयर दे रखे हैं, 30% जी है, एडेनिन पूछा हुआ है, तो टोटल कितने बेस हो गए, 400 बेस हो गए। 400 बेस में से 30% जी है, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 120 मेरे पास जी हो गया, तो 120 क्या हो गया, सी हो गया। टोटल कितना हो गया, 240। 400 में से 240 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, 160 क्या है, मेरे पास ए प्लस टी है, ए प्लस टी मिला के 160 है। तो ए एडिनिन कितना आ जाएगा इसमें, एडिनिन मेरे पास 80 आ जाएगा। तो आप देखो ए मेरे पास कितना आ गया, 80 आ गया, 80 बराबर में टी आ गया, जी मेरे पास कितना आ गया 120, और सी मेरे पास 120 आ गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन ये आएगा चारगाफ रूल का। अब आ जाओ जरा, इन 400 बेस पेयर, इन 400 बेस पेयर नंबर ऑफ एडेनिन इज 150, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एच बॉन्ड इज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एच बॉन्ड, एच बॉन्ड का नंबर निकालना है, कैलकुलेट करना है एच बॉन्ड का नंबर। इफ 400 बेस पेयर डीएनए है, नंबर ऑफ एडेनिन कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एच बॉन्ड, है ना, एच बॉन्ड का नंबर हमें निकालना है, एच बॉन्ड का नंबर हमें निकालना है। तो मेरे पास कितना है बेटा, 400 बेस पेयर डीएनए दे रखा है, नंबर ऑफ एडेनिन कितना दे रखा है, 150, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एच बॉन्ड इज, है ना, मुझे एच बॉन्ड निकाल। देखो सबसे पहले 400 बेस पेयर है, 400 बेस पेयर का मतलब मेरे पास हो गए 800 बेसिस, कितने हो गए, 800 बेसिस। 800 बेसिस में से 150 ए है, तो 150 ही क्या हो गया, टी हो गया, तो ये टोटल हो गए 300। अब कितने बच गए, 500 बच गए, उसमें से 250 जी हैं और 250 ही सी हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 250 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ऐसे आप निकाल लोगे। 750 और 300 कितना आ गया, 1050 आ गया, 750 और, हाँ ठीक है। तो आपने अच्छा ये निकाल लिया, नंबर ऑफ ग्वानिन कितना आ गया, 250 आ गया, नंबर ऑफ ये आ गया 150। फॉस्फोडाइस्टर कैसे निकालोगे बेटा, 400 बेस पेयर है तो 399 फॉस्फोडाइस्टर इधर होंगे, 399 इधर होंगे। आपको पता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो 399 इधर, इसको ऐड कर लो आप, है ना। 400 बेस पेयर है ना, तो 400 इधर है, 400 इधर है, तो ये हो गया लगभग आपके पास 8798 आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन आते हैं मेसेल्सन स्टाल का न्यूमेरिकल। देखो क्या है, मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में 20 बैक्टीरियम दे रखे हैं, 20 बैक्टीरिया दे रखे हैं जिसके पास N14 है, क्लियर है, और उसको N15 सोर्स में ग्रो कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में N15 दे रखा है, उल्टा भी होता ही है, N15 में ग्रो कर रहे हैं। कितने टाइम तक ग्रो कर रहे हैं, कितने टाइम तक, 40 मिनट के बाद। हाइब्रिड पूछा है, तो मेरे पास मान लो 40 डीएनए हो जाएंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। फिर मैं N15 पे ग्रो करूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 80 आ जाएंगे। तो 80 डीएनए में से मेरे पास 40 हाइब्रिड होंगे और 40 हैवी होंगे। अब ये कितना टाइम हो गया, 40 मिनट हो गया, ठीक है। अब मैं 60 मिनट ले लूं, 60 मिनट के बाद हाइब्रिड 40 ही रहेंगे,
टोटल डीएनए कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। उसमें से वो 40 ही रहेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड 40 ही रहेंगे, बाकी के 120 क्या रहेंगे, हैवी रहेंगे, क्योंकि मैं हैवी सोर्स पे ग्रो कर रहा हूं। तो अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज निकालना है, तो 40 मिनट के बाद 50% हाइब्रिड है और यहां पर 25% क्या आ जाएगा 60 मिनट के बाद। ई कोलाई डबल हो रहा है किसमें, इसमें। आप देख रहे हो, अगर नंबर ऑफ डीएनए पूछता तो हाइब्रिड डीएनए का नंबर कांस्टेंट है, परसेंटेज घट रही है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा मेसलसन स्टाल का, ध्यान से करना, ठीक है। अच्छा, इन एमआरएनए टोटल 3000 न्यूक्लियोटाइड है। एक एमआरएनए है, इसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन सकती है, और ये कह रहा है कि लास्ट कोडोन इसका ये है, स्टॉप कोडोन है। तो सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिवाइडेड बाय 3, उसमें अमीनो एसिड आ जाते हैं किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक अमीनो एसिड होता है मेरे पास। अब ये कह रहा है ये स्टॉप कोडोन है, तो मेरे पास ये 1000 अमीनो एसिड होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे, 1000, लेकिन उसमें से एक स्टॉप कोडोन बता दिया है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने आ जाएंगे, 999 अमीनो एसिड आ जाएंगे। मैंने एक क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि लास्ट कोडोन स्टॉप कोडोन है। अगर दिया नहीं होता तो मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एमआरएनए में टोटल देखो, एमआरएनए कोड फॉर 500 अमीनो एसिड। एक एमआरएनए है जो कितने के लिए कोड कर रहा है, 500 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, सही है सर। अब कह रहा है कि डिलीशन हुई है उसमें, ठीक है, 601 पोजीशन। सबसे पहले तो मुझे बताओ एमआरएनए की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1500 न्यूक्लियोटाइड आ जाएगी, सही है। अब ये कह रहा है कि 601 पोजीशन पर क्या हुई है, डिलीशन। इसका मतलब नॉर्मल कितने हैं, 600 नॉर्मल हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब 200 अमीनो एसिड तक तो नॉर्मल चलेगा। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या होगा बेटा, 601 पोजीशन पर क्या हुई है, डिलीशन हुई है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन चेंज हाउ मेनी अमीनो एसिड। अब फ्रेम शिफ्ट से कितने बदल सकते हैं आप खुद देख लो। तो टोटल पहले कितने थे, 500 नॉर्मल थे। फ्रेम शिफ्ट कितने के बाद से हो रही है, 200 के बाद से। तो इसका मतलब 300 अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। आपको समझ में आया नहीं आया, सोचो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं 500 अमीनो एसिड के लिए टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड चाहिए, 1500 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। म्यूटेशन मेरे पास 601 पे हुई है, इसका मतलब 200 अमीनो एसिड तो अभी भी नॉर्मल बनेंगे। उसके अगला अमीनो एसिड चेंज होगा तो कितना, कहां से चेंज होने स्टार्ट हो गए, 201 से होना स्टार्ट हो गया। तो पहला अमीनो एसिड 201, 203 ऐसे चेंज होने लगे। तो कितने अमीनो एसिड बदल गए 500 तक में, 300 अमीनो एसिड बदल जाएंगे। 300 अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे फ्रेम शिफ्ट से, क्योंकि आगे के सारे अमीनो एसिड बदल जाते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा और देखो, मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड 900 न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए ऐड। देखो मेरे पास एक एमआरएनए दे रखा है, उस एमआरएनए में 900 न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड है, 900 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। मैंने क्या किया है, 303 पोजीशन पर ए डालकर क्या कर दिया, स्टॉप कोडोन बना दिया। स्टॉप कोडोन बनाने से क्या होगा, मुझे बताओ। 900 न्यूक्लियोटाइड का मतलब 300 अमीनो एसिड की चेन बनेगी। मैंने स्टॉप कोडोन 303 पोजीशन पर डालकर बना दिया। इसका मतलब ये होगा कि 300 न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, 100 अमीनो एसिड के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले इतनी बड़ी चेन बनती, अब स्टॉप कोडोन आ गया, किसकी वजह से आ गया, ए डालने की वजह से। ए डालने की वजह से स्टॉप कोडोन आने से 100 अमीनो एसिड की चेन बन पाएगी। क्यों, क्योंकि 303 पोजीशन पर मैंने ए डाला है, उससे मेरे पास ये स्टॉप कोडोन बन गया। इसका मतलब प्रोटीन वही रुक जाएगी। तो पिछली जितनी बनी थी उतनी, कितनी बनी थी भाई, इसका मतलब 300 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे। 300 न्यूक्लियोटाइड कितने के लिए कोड करेंगे, 100 अमीनो एसिड के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। एडिशन ऑफ ए की वजह से 303 पोजीशन पर स्टॉप कोडोन बन गया, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर कितने थे, बिफोर कितने थे, उससे पहले म्यूटेशन से पहले 300 अमीनो एसिड थे। आफ्टर कितने आ गए, क्यों आ गए 300, कम क्यों आ गए, क्योंकि स्टॉप कोडोन बन गया। तो कई बार क्या होता है, डिलीशन एडिशन से स्टॉप कोडोन बन जाता है तो प्रोटीन छोटी रह जाती है। अगर स्टॉप कोडोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन के अमीनो एसिड उतने ही रहेंगे, यस, अमीनो एसिड उतने ही रहेंगे, यस। आगे आ जाओ। इन अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देखो ये जो है ना फूड चेन का आपका न्यूमेरिकल आया हुआ 2024 में भी, ध्यान रखना। इन अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल
अगर T1 में मेरे पास आपको डायरेक्ट आ गया ऐसे, मान लो इतनी जूल एनर्जी दे रखी है, ठीक है, एट प्राइमरी कार्निवोर। अब देखो T2 क्या होगा, हर्बीवोर होगा, और T3 क्या होगा, कार्निवोर होगा प्राइमरी। तो इसमें 10% लॉ लगाते रहो, तो 10% लॉ से बेटा क्या लग जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहां पर आ जाएंगे तो 100 जूल आ जाएगा। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार बेटा वो एनपीपी और जीपीपी भी लेके चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो देखो इसी वाला क्वेश्चन जैसे है, इसमें क्या कह रहा है, क्या है कि एनपीपी दे रखी है, एनपीपी दे रखी है हमारे पास कितनी, एट देन एनर्जी एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल निकालना है। तो एनपीपी मेरे पास जो T1 है ना, उसकी एनपीपी दे रखी है मेरे पास, ये एनपीपी दे रखी है, ये क्या दे रखी है, एनपीपी दे रखी है। मेरी बात सुनना, जो एनपीपी होती है ना T1 की, वो T2 की जो होती है बेटा, वो T2 की जीपीपी होती है, मतलब ग्रॉस ही होती है एक तरीके से, वो सेम आ जाएगी ये। अब T3 पे क्या आ जाएगा, T3 पे इसका 10% लगा लो, ये आ जाएगा। और ये क्या निकली, एक तरीके से जीपीपी निकली है T3 की। सिमिलर क्वेश्चन आया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं बोल रखा, सीधे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रखी है और T1 की दे रखी है, तो 10% लगाते हुए चले जाओ। अगर आपको उसने जीपीपी दे रखी है तो जीपीपी पे भी 10% लगाते हुए चले जाओ। अगर उसने वो एनपीपी दे रखी है, वो अगले वाले की जीपीपी एज इट इज चली जाती है, फिर वो उसका 10% लगाते चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर T3 पे कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ये क्लियर है? ऐसे करना है इसको। अच्छा, बर्थ रेट डेथ रेट का क्वेश्चन आता है। अब ये कह रहा है कि बर्थ रेट दे रखी है कितनी, 0.25 दे रखी है, क्या बी दे रखी है। डेथ रेट कितनी दे रखी है, 0.15 दे रखी है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी एन दे रखी है कितनी, 10,000 दे रखी है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप ये निकालना आपको dn अपॉन dt। तो dn अपॉन dt rn होता था, r कितना हुआ, इनका माइनस ले लो, तो कितना आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा, तो ये यहां पर मेरे पास 100, तो ये 0 कट गई, तो कितना आ जाएगा, 1000। ऐसे कर पाएंगे? अगर आपको b की वैल्यू दे दे, d की वैल्यू दे दे, n की वैल्यू दे दे, यस, और ये ऐसा कर दे, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है? यस। और इफ 200 लोटस, 200 लोटस, ठीक है, यस, 200 लोटस थे और एक साल के बाद 150 लोटस थे, 150 लोटस थे आफ्टर 1 ईयर, तो डेथ रेट पूछ रहा है। तो डेथ कितनी की हुई है, डेथ हुई है 50 की। इनिशियल कितना था, इनिशियल था 200, तो कैसे निकालोगे, 50 अपॉन में 200, यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, तो कितना आ गया, ये काट लो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया, तो ये आ गया 0.25। तो 0.25 इंडिविजुअल पर लोटस, है ना, इतने इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर, यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल जो पॉसिबल हैं वो बता दिए हैं, प्लीज कोशिश करें इन्हीं के अराउंड पढ़ो। मैंने मुश्किल वाले नहीं बताए हैं जो नहीं आते। यहाँ पर कुछ समझदार बच्चा आएगा, मैं दोनों की पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, कौन से टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इन्हीं के अराउंड आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ ले लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट। और आप कमेंट में बताओ, अगर कल आपको 2 तारीख को कोई सेशन चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डाटा रिवाइज करूँ तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा, बाय।